यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इंटर में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितना मैं बताने जा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, पास हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले विकल्पी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इकाई है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीन। तो आनुवांशिकी की इकाई जीन होती है, जीन। फिर अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला है, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ बताना है, कौन सा था इसमें से? तो टमाटर था, टमाटर। फिर अगला है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था बताना है, तो सटन एवं बावेरी ने दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आया है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वैज्ञानिक हैकल ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वैज्ञानिक हैकल ने। फिर अगला है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर फ्लेवर सेवर है, फ्लेवर सेवर। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। फिर अगला है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अब इसी जगह पर प्रश्न बदल सकता है कि पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे मानते हैं? तो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहेंगे? यूग्लिना को कहेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और भोजन न मिलने पर प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। जो आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो बन नहीं पाया और हम पढ़ाते चले गए तो पहले से टिक लग गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रबलता का उदाहरण है। तो गोल्डन राइस जैव प्रबलता का उदाहरण होता है। फिर अगला है, निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगर निषेचन की जगह पर द्विनिषेचन लिखा होता, द्विनिषेचन, तो नवासिन सही होता, लेकिन चूंकि यहां पर केवल निषेचन है इसलिए स्ट्रासबर्गर ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो डीएनए वर्धीकरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बीटी इंगित करता है। बीटी क्या इंगित करता है? तो जो बीटी है, बी से बैसिलस, टी से थोरेंजिएसिस होता है, तो ये लास्ट वाला से हो जाएगा, बैसिलस थोरेंजिएसिस इंटर करता है। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जाती है? यह तो कपास यानी बीटी कपास। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज, देखिए आ गया प्रश्न वही। तो द्विनिषेचन की खोज किसने? नवासिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक PBr 322 होता है, PBr 322। 17 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? जो बीटी कपास है, बैसिलस थोरेंजिएसिस है, कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। अगला है, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम? तो बैसिलस थोरेंजिएसिस सहायक जीवाणु होता है, बैसिलस थोरेंजिएसिस। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम किसने दिया था? तो प्रभाविता का नियम हम सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और पृथक्करण का नियम भी इन्हीं का था। स्वतंत्र अभ्युवन का नियम भी इन्हीं का था। फिर अगला है, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कहा जाता है। आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी मैंने क्या बताया था? पादप और जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना होता है। और सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु होता है अथवा वायरस होता है। सिरका किससे प्राप्त होता है? सिरका किससे बनता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी से। एसिटोबैक्टर एसिटी जो सूक्ष्म जीव है, इसकी सहायता से सिरका बनता है। फिर अगला है, जीन उपस्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक अम्लीय वर्षा बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बार बार आता है।
तो वायु प्रदूषक गैस भी है और अम्लीय वर्षा भी बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैस भी है और अम्लीय वर्षा भी बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई थी और हरित क्रांति कृषि में उत्पादन से या अधिक उत्पादन से संबंधित है या कृषि से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं असंग जनन कहा जाता है। निषेचन नहीं हो रहा है, भ्रूण विकसित हो रहा है, असंग जनन हो गया। और देखिए, बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में हुई थी। फिर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये बहुविकल्पी इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, इसमें से अति लघु उत्तरी और टिप्पणी को देख लेते हैं। इसी में से अति लघु उत्तरी और टिप्पणी आ जाएंगे कि आप लोग पास हो जाएंगे। सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी भी पूछी जाती है और अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछ लेते कि सहोपकारिता क्या है, एक उदाहरण दीजिए, या सहभोजिता क्या है, एक उदाहरण दीजिए, परजीविता क्या है, एक उदाहरण दीजिए। दोनों में अंतर भी पूछ लेते हैं। फिर रेड डाटा बुक, बायोपायरेसी, बीटी फसलें, ओजोन परत, ब्रह्मभूणता, इंटरफेरान, डाउन सिंड्रोम, बहुजीनी वंशागति, असंग जनन, अपरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन चिकित्सा, टर्नर सिंड्रोम, ड्रग्स और एल्कोहल, आणविक कैंची यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या मॉलिकुलर सीजर कहा जाता है। हॉट स्पॉट अथवा तप्त स्थल कहते हैं इसको। टीकाकरण, एड्स, जीन विनिमय, आनुवांशिक कूट, पैलिंड्रोम, लघु बीजाणु जनन, चिपको आंदोलन, जीनोटाइप और फिनोटाइप, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वायु प्रदूषण, मरुद्भिद में अनुकूलन, परिवार नियोजन। तो इसी में से अति लघु उत्तरी भी प्रश्न आ जाएंगे और इसी में से टिप्पणी भी आ जाएगी। दोनों चीज आ जाएंगे कि आप लोग पास हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये उनके लिए वीडियो है, ये पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, इसमें से आ जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। ये अति लघु उत्तरी प्रश्न और टिप्पणियां इसी में से पूछी जा सकती हैं। अब लघु उत्तरी और दीर्घ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो अब प्रश्न बताने जा रहे हैं इसमें से लघु उत्तरी और दीर्घ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, चीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग लिखिए। इसी को इस तरह से पूछा जाता है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी उपयोगिता लिखिए, या आनुवांशिक अभियांत्रिकी इसके उपयोग लिखिए, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी प्रोसेस और उपयोगिता को लिखिए। तो इस तरह से ये एक प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है, तैयार कर लेंगे। सारा एक ही जैसा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो जो लोग इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे इसमें से एक प्रश्न जरूर आना है। फिर अगला है 2 नंबर में है, आनुवांशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। अथवा मेंडल कौन थे, इनके तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। अथवा आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जो लोग कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं वो ये पढ़ लेंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे। फिर अगला है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन। अथवा डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, सचित्र वर्णन कीजिए। और इसी को डीएनए द्विरजुकी की संरचना इस नाम से भी पूछा जाता है। तो वाटसन एवं क्रिक का सचित्र वर्णन पूछा जाए, चाहे डीएनए के द्विकुंडली मॉडल पूछा जाए, चाहे डीएनए की द्विरजुकी संरचना पूछी जाए, रासायनिक संरचना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और आपको बता दें कि इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और 2 दिन में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र सहित समझाइए। देखिए, युग्मक जनन पूछा गया, ये टोटल क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, कभी कभी शुक्राणु जनन ही पूछा जाता है, कभी कभी केवल अंडाणु जनन पूछ लेते हैं। तो अगर आप ये पूरा क्वेश्चन एक तैयार कर लेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा और आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाइए, आ सकता है। और फिर अगर ये नहीं आता है प्रश्न तो इसकी जगह पूछा जाएगा, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आ रहा है
तो ये पूछा जाएगा। आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो लोग पास होना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। फिर लिंग सहलंग लक्षण क्या है? मनुष्य में किन्हीं दो लिंग सहलंग लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप लोग शॉर्ट भी साथ में लेते चलें। फिर लिंग संलग्न को ही इस तरह से पूछते हैं कि लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं? हीमोफीलिया तथा वर्णांतता का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ऐसे नहीं पूछा गया तो इस तरह से पूछ लिया गया है, एक ही चीज, चाहे ये आए चाहे ये आए, एक ही आंसर आपको लिखना है। फिर 7 नंबर है लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये लघु उत्तरी में पूछ लेते हैं, दीर्घ उत्तरी में भी पूछ लेते हैं। अगर ऐसे नहीं पूछते हैं तो कहते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है? पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। तो इस तरह से पक्षियों वाला बहुत बार पूछा गया है, मनुष्य वाला भी आता है लेकिन पक्षियों वाला अधिक बार पूछा गया है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर अगला है पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? पारजीनी जंतु या कहा जाए कि ट्रांसजेनिक जंतु एक ही बात है। ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में, चाहे पारजीनी जंतु कहा जाए, चाहे ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाए, चाहे अनुवांशिक रूपांतरित जंतु कहा जाए, ये सब एक ही है। ये किसे कहते हैं और इनका महत्व या लाभ या उपयोगिता जो कुछ भी पूछी जाती है तो इसको अच्छे से तैयार करके आप लोग जाएंगे, आ जाएगा। फिर अगला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। अगर नर जनन तंत्र नहीं आता है तो मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आ जाएगा। अगर यह भी दोनों नहीं आते तो अपरा आ सकता है, अपरा भी इंपॉर्टेंट है, मैंने टिप्पणी में आपको बताया भी है। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये दूसरे नाम से पूछा जाता है कि डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए अंगुली छापी क्या है, इस नाम से पूछा जाता है। तो चाहे इस नाम से पूछा जाए चाहे इस नाम से आए, एक ही है, आपको यही लिखना है। इसकी उपयोगिता पूछी गई है, इसकी क्रियाविधि भी पूछी जा सकती है, तो टोटल उपयोगिता भी क्या है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रियाविधि भी टोटल मेरे चैनल में अपलोडेड है वीडियो अलग अलग करके, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर डीएनए द्विगुणन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। द्विगुणन पूछा जाए या रेप्लिकेशन कहा जाए या प्रतिकृतिकरण कहा जाए, एक ही चीज है, तो इसका सचित्र वर्णन करना है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर द्विनिषेचन और त्रिसंलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग से भी द्विनिषेचन केवल पूछा जा सकता है या द्विनिषेचन और त्रिसंलयन पूछा जा सकता है, तो इसको सचित्र वर्णन करना है, दोनों को बताना है। क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अथवा मलेरिया के लक्षण, उसके उपचार बताइए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए अब कुछ प्रमुख अंतरों के बारे में जान लेते हैं, जो अंतर पूछे जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो पहला अंतर है डीएनए व आरएनए में अंतर। आपको बता दें कि ये अंतर जो हम बता रहे हैं, ये अंतर बार बार हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस बार भी जितने अंतर हम बताएंगे इसी में से फंस जाएगा अंतर, इसी में से आ जाएगा। तो पहला है डीएनए व आरएनए में अंतर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के फुल वीडियो वॉच कर लीजिए, एक बार देखेंगे अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। फिर दूसरा है सक्रिय व अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, तो इस पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। ये जो 3 अंतर हमने बताया अभी तक, इसी में से देखना एक न एक आ जाएगा, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वीडियो जैसे ही देखेंगे हमारे वाले, आपको तुरंत समझ में आएगा। फिर अगला है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बढ़िया से मैंने समझाया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है संक्रामक और असंक्रामक रोगों में अंतर। संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, तो इन पर भी अंतर मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है समयुग्मनजी तथा विषमयुग्मनजी में अंतर, या समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर लिखना है। फिर अगला है सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर नेक्स्ट है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है जो हम आपको बता रहे हैं, जितने भी अंतर बताया है शुरू के तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट, उसी में से कोई ना कोई फंस जाएगा। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का अंतर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने दे दिया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है परागण और निषेचन में अंतर। परागण और
निषेचन में अंतर बताना है। इस पर भी चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं आप। फिर अगला है टी कोशिका और बी कोशिका में अंतर, यानी टी सेल और बी सेल में अंतर। इसके अलावा शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।